हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7th के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के शासक कौन कौन से थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सारा एक एक बार आप उस ऐसे ही नज़र से निकाल लेंगे। बाकी इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर यहाँ है नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत कौन होते थे? सामंत के रूप में मान्यता किसको दी जाती थी? जो बड़े जमींदार होते थे, बड़े जमींदार होते थे, इन्हीं को मान्यता दी जाती थी सामंत के रूप में। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। तो ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पर सामंतों की उपाधि के बारे में बात की जा रही है। अगर सामंतों की उपाधि के बारे में बात करें, उपाधि, तो 2 उपाधियाँ थी। एक तो था महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और दूसरा था आपका महासामंत, महासामंत। ये महामंडलेश्वर जो उपाधि थी, ये बड़ी उपाधि होती थी, उसके नीचे आता था महासामंत। जैसे कि यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया है पूरे मंडल का स्वामी। तो ये सबसे बड़ी उपाधि होती थी सामंतों की। तो आपको क्वेश्चन बना करके दे देगा कि सामंतों की उपाधि निम्नलिखित में से कौन सी होती थी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो महामंडलेश्वर, ये तो देगा नहीं क्योंकि इसको तो पता है कि लास्ट में सामंत लगा हुआ है, तो आप लोग इसको पकड़ ही लेंगे। तो ज़्यादातर इसी को देकर के आपको पूछेगा। तो आप ध्यान रहे आप लोगों को कि महामंडलेश्वर जो उपाधि थी वो सामंतों की उपाधि से संबंधित थी। आगे है, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो ये जो राष्ट्रकूट कौन थे? ये राष्ट्रकूट जो थे पहले वो सामंत थे और ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ठीक है, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, इसका अर्थ होता है हिरण्यगर्भ का सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक का मतलब होता है जो यज्ञ करवा रहा है, यानी यज्ञ करवाने वाला, इसी को कहते हैं याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब कि यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित हो गई थी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रकूट था वो पहले कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन एक सामंत था, लेकिन जैसे ही कर्नाटक के शासकों का शक्ति कमजोर हुआ तो ये क्या किया, अपने राजा की अधीनता से ही इनकार कर दिया कि मैं अब आपके अधीन रह करके कार्य नहीं करूँगा, और युद्ध छेड़ दिया और इसने हरा दिया। कर्नाटक का जो शासक था उसको हरा दिया और फिर हराने के बाद से हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया और करवाने के बाद से अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर लिया, जबकि यह क्षत्रिय नहीं था जन्म से। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसके द्वारा करवाया गया था। दूसरा ये बनेगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली। तीसरा ये बनेगा कि दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो किनके सामंत थे या किसके अधीन कार्य करते थे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सबसे पहला तो यही बनेगा कि दक्कन के राष्ट्रकूट
चालुक्यों के अधीन थे। चालुक्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे? तो चालुक्यों के अधीन थे। दूसरा, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली? नींव किसने डाली? तो ये डाला दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग। यहाँ पर ये भी कर लीजिए, अधीन के बजाय चालुक्यों के सामंत थे, क्योंकि सामंती व्यवस्था थी ना उस टाइम पे, तो चालुक्यों के सामंत थे। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने करवाया? तो ध्यान देंगे किसने करवाया था? तो दंती दुर्ग ने करवाया था, दंती दुर्ग द्वारा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसको मैं एक बार हाईलाइट भी कर देती हूँ। यहाँ पर एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि सामंत अपने आप को महान, महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। दूसरा, दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तीसरा, कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया और अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्या है, वही चीज़ है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित हो गई थी। जो चाहता था वो अपने कर्मों के अनुसार कोई भी वर्ण को धारण कर सकता था। तो यहाँ से बस इसको आप ध्यान में रख देंगे, 2 नाम और ये 2 वो राज्य। बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में जो पूछेगा वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर आगे आते हैं राज्यों में प्रशासन। नए नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो ये छोड़ दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि एलोरा का जो गुफा है वहाँ पर विष्णु का नरसिंह अवतार को दर्शाया गया है। तो ये आप देख लेंगे कि नरसिंह अवतार कहाँ है विष्णु का, किस में देखने को मिलेगा? तो एलोरा की गुफा, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस ये एक फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ से। फिर आगे आते हैं, ये आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर दिया है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है बेट्टी। तो बेट्टी क्या है? बेट्टी का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार का कर है, तो ध्यान देंगे। और इस कर का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? चोल वंश के अभिलेखों से मिलता है। और चोल वंश के अभिलेखों से ही देख सकते हैं आप कि 400 से ज़्यादा करों का सूचक मिलता है। सबसे अधिक जो है वो बेट्टी था, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में ले रहे थे। यानी ये नगद कर नहीं था, ये जबरन लोगों से वसूला जाता था। तो ये ध्यान देंगे, यहाँ पर बन जाएगा स्टेटमेंट। यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई कौन थे? तो ये भू राजस्व। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ याद रखिएगा, एक तो कदमाई जो भू राजस्व कर था, और एक था बेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, बाकी ये चीज़ देख लेंगे थोड़ा थोड़ा कि खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी कर देनी पड़ती थी, सीढ़ी लगाने के लिए। फिर पारिवारिक संपत्ति, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि कर, ये बेट्टी का संबंध किससे है? तो कर से है। और कदमई क्या है? तो ये भी एक प्रकार का कर है। और इन सारे करों की सूचना हमें कहाँ से मिलती है? तो वो चोल वंश के अभिलेखों से मिलती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर मान देती हूँ, जैसे कि अगर दे दे कि चोल काल में बेट्टी शब्द का संबंध
निम्नलिखित में से किससे है? निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कर से है, जिसको जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर आगे आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है, बस यहाँ ना, ये इसको छोड़ देना है आपको। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। आपको पता है, बड़े बड़े जमींदार होते थे, वही लोग कर वसूलते थे, और प्रायः वंशानुगत होती थी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये वंशानुगत थी। ठीक है, वहाँ पर दे देगा कि वंशानुगत नहीं थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वंशानुगत थी। अब इसमें देखते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रशस्तियों के बारे में देख लिया था, इसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था पिछले वीडियो में, जो 6th क्लास की NCERT है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसके क्या लाभ हैं, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर समझ लिया था। तो यहाँ पर फिर टाइम क्यों बर्बाद करें, फिर आगे आते हैं। यहाँ नागभट्ट की उपलब्धियाँ दिया गया है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। ये पिछले साल दिया है, हम लोग मतलब इसको देख चुके हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में, और साथ ही इसके साथ साथ और सारी कई प्रशस्तियाँ देखी हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया है कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, आप मेंस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नागभट्ट के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये उपलब्धियाँ हैं। बाकी आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि ग्वालियर से पाई गई एक प्रशस्ति के माध्यम से। और ये भी ध्यान रहे कि इस प्रशस्ति का जो भाषा है वो कैसा है, ये संस्कृत में लिखी गई है, लिपि संस्कृत में लिखी गई है। तो देखते हैं वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो आंध्र, संध्यव, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, ये भी देख लेंगे विदर्भ किसका हिस्सा था, तो महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, और कलिंग जो कि उड़ीसा का एक हिस्सा था। कभी कभी ये लोकेशन भी जैसे कलिंग का पूछता है कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। तो ऐसे ही विदर्भ का भी पूछ लेगा, तो ध्यान रहिए महाराष्ट्र में था। कि राजा उनके आगे तभी धाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। अब देखिए कितना बढ़ा चढ़ा करके ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसीलिए प्रशस्तियों पर विश्वास नहीं किया जाता है ज़्यादा। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, ठीक है, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, तो देख रहे हैं कितना बढ़िया ऐसे उठा कर आकर दे दे कि ये किसका हिस्सा था, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से दिया है। फिर मालवा, मालवा तो सभी को पता है मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अब देखिए किरात वनवासी का हिस्सा था। तुरुस्क, तुर्क और वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। तो ये बताया गया है नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में, जिससे हमको किससे जानकारी मिलती है, तो ग्वालियर से प्राप्त एक प्रशस्ति के माध्यम से इसकी स्पष्टीकरण की गई है। बस ये इसमें देख लेंगे, ये विदर्भ कहाँ है, वंग कहाँ है, अनर्थ कहाँ है, किरात कहाँ है। ठीक है, ये देख लेंगे किसका हिस्सा था पहले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है। हाँ, इसमें एक फैक्ट है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई थी, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इन्हें कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो किस ग्रंथ के बारे में सभी को पता है कि कल्हड़ के राजतरंगिणी के बारे में कह रहा है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के बारे में कह रहा है। ये कल्हड़ द्वारा रचित थी, काव्य थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे आप लोग। और इसमें क्या बताया गया है, तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में इसमें बताया गया है।
तो पूछ लेगा आपसे कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान देंगे ये कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में बताया गया है और ये संस्कृत में लिखा गया है, ये भी ध्यान देंगे। संस्कृत काव्य है ये। बाकी ये सब छोड़ सकते हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आते हैं धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। ठीक है, गंगा घाटी में कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो कौन कौन लड़ते रहे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों के बीच में हुआ था। इसी को इतिहासकारों ने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये पूछा भी गया है, एक तो पूछा है ये यूपीपीसीएस में, एक पूछा है ये बीपीएससी में और एक पूछा है ये यूपीएससी में। ये तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से इसको देख लेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल थे। आगे जैसा कि हम देखेंगे, अब ये अगले पृष्ठ पर देखा जाएगा, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। और आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो अध्याय 5 में हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, ये कहाँ का था महमूद? तो ये गजनी का सुल्तान था। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है, यानी कैसा? ये मंदिर वगैरह लूटने के लिए प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। छोड़ दीजिए ये सब, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो महमूद गजनी था उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, और वो धन लूटने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आया था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से धन लूट करके ले जा करके गजनी को एक वैभवशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। राजधानी निर्माण करने में वो खर्च करता था सारे पैसे को ले जा करके। तो बस इसका ये ध्यान रखेंगे कि ये गुजरात का सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है। और इसको किसने लूटा था? तो महमूद ने लूटा था। बस इतना ही आएगा क्वेश्चन। यहाँ एक चीज़ और है, सुल्तान, ये तो सभी को पता है कि शासक होता है, लेकिन ये शब्द ध्यान रखेंगे कि ये अरबी भाषा में है, ये अरबी भाषा है। ठीक है, क्योंकि जो यूपीपीसीएस है ना, उसमें सीसेट में दे देता है अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, तुर्की शब्द है, क्या है क्या नहीं है। तो आप ध्यान रख लेंगे ये अरबी शब्द है सुल्तान। फिर आगे देखते हैं, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो ध्यान देंगे, अल बरूनी जो था वो इसी के साथ आया था, महमूद के साथ आया था, तो जब साथ आया था तो क्या हुआ? इसका समकालीन हुआ, समकालीन था। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग यहाँ पढ़ के कि यहाँ पर क्या लिखी हूँ मैं। और यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि अल बरूनी ने क्या लिखा था? तो किताब अल हिंद, ये अल बरूनी की रचना है। किताब उल हिंद दिया रहता है या किताब अल हिंद, तो ये ध्यान रखेंगे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। और किस में लिखी गई थी? तो अरबी में लिखी गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, फारसी में नहीं, अरबी में, क्योंकि पूछ लेता है ये भी कि किस में लिखी गई है। तो ध्यान रखना है आपको, ये अरबी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहीं से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इस पैराग्राफ में आप बस
कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, यानी चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली यानी चौहानों का जो शासन था वो कहाँ था? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। फिर बीच का आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई फैक्ट नहीं है बीच में। फिर आप सीधा यहाँ आइए कि चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ ध्यान देंगे तृतीय हैं, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो ये चंदावर के युद्ध की बात हो रही है। चंदावर का ये प्रथम युद्ध था और ये द्वितीय युद्ध था। चंदावर का द्वितीय युद्ध, इसके बारे में बात की जा रही है। तो पहले में तो ये जीत गए थे, लेकिन दूसरे में हार गए। और क्यों हार गए वो सारी चीज़ें हम जब इस पे आएंगे अच्छे से उसको समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब यहाँ पर दिया है चोल राज नज़दीक से एक नज़र। तो यहाँ पर आप इस मैपिंग को देख लेंगे। यहाँ पर है उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये कहानी बताई जा रही है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया, शासन कैसे किया। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी मातहत का मतलब सामंत थे, सामंत। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां पर तंजावुर शहर और निसुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ध्यान रहे, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि बन जाएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था विजयालय। विजयालय क्या था? चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश का संस्थापक था। इसने तंजावुर नामक शहर को स्थापित किया और साथ ही निसुम्भसूदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। तो बताइए, अगर ये दे फैक्ट उठा के कि निसुम्भसूदिनी देवी का मंदिर कहाँ बनवाया गया है, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक में लिखा होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। कई सारे नहीं, आप मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और एक फैक्ट यहाँ से और ध्यान रखेंगे कि जो चोल वंश थे ये किसके सामंत थे? तो ये पल्लव राजाओं के सामंत थे। ये ध्यान रखेंगे, पल्लव राजाओं के सामंत थे। चोल इनके सामंत थे, सामंत थे। ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता नहीं, बनेगा ही बनेगा, बनता ही है इससे। फिर आगे विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना दिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो कौन? तो राजराज प्रथम 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि चोल साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किसने किया? तो वो राजराज प्रथम ने किया था। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। अब देख रहे हैं कि गंगा तक पहुंच गया था ये, गंगा घाटी तक। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी इसने, और इसने उपाधि भी ली थी गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही ली गई थी। तो ये ध्यान रहे, ये भी कई बार पूछा है क्वेश्चन में। गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी? अब देखते हैं इनके वास्तुकला मूर्तिकला के बारे में। तो यहाँ पर राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार है, यानी बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। ये जो है ना तंजावुर, यहाँ किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बृहदेश्वर मंदिर का।
बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ठीक है, संगीतकार, नर्तक इत्यादि में इनमें खर्च किया जाता था वो। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कुछ ज़्यादा, इसमें वैसे तो कुछ पूछेगा ना इसमें से, बस एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा आप। ये जो दिया गया है गंगई कोंड चोलपुरम की मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। ये अब आते हैं कृषि और सिंचाई। यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रख लेंगे कि संसार की, यहाँ से देखें, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य प्रतिमाएं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। तो ध्यान रहे, चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं थी वो बहुत ही उत्कृष्ट थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस यहाँ से यही एक फैक्ट ध्यान रखना है। कृषि और सिंचाई, इसमें चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। तो देख सकते हैं यहाँ पर कृषि में नवाचार आया था। मानचित्र 2 में देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं। इसका मतलब ज्वार नहीं आता, किनारे पर पानी आता है फिर जाता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो इसमें कुछ याद करने वाली फैक्ट नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरी जमीन को समतल किया डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में इस साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये चोल काल की कांस्य प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। और ये एक चोल कालीन जल द्वार है जिससे पानी के प्रवाह को रोका जाता था। तो यही तो है तकनीकी, ठीक है, कृषि क्षेत्र में, कि कैसे पानी के बहाव को रोक करके फसलों को सुरक्षित रखा जाए। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। तो इसमें तो कुछ लग नहीं रहा, कुछ भी नहीं है इसमें, छोड़ सकते हैं आप, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखते हैं साम्राज्य या प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था इसके बारे में देखेंगे। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, तो ध्यान रहे उर क्या था, तो किसानों की बस्ती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों को समूह को नाडू कहा जाता था। तो किसको नाडू कहा जाता था, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था और किसानों के बस्तियों को उर कहा जाता था। तो ध्यान रहे, बस्तियां उर और गांव का जो समूह था वो नाडू। यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगी आपको। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। देख सकते कितना बढ़िया फैक्ट यहाँ पर दिया है। पहले इसको लिख लेते हैं। उर क्या था, उर तो ये था किसानों की बस्ती होती थी। और नाडू होता था गांवों का समूह होता था। और इन्हें यानी नाडू और ग्राम परिषद को न्याय करने और कर वसूलने का अधिकार था। तो ये ध्यान देंगे
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिख देगा कि अधिकार नहीं था, तो देखेंगे आप था या नहीं था, तो था। फिर आगे आते हैं, बेल्लाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद बेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। तो ध्यान रहे यहाँ पर बेल्लाल क्या था, बेल्लाल जाति, बेल्लाल जाति मतलब यहाँ पर बस लिखे बेल्लाल, ये क्या थे, कौन होते थे, तो ये धनी किसान होते थे। धनी किसान यानी जमींदार, धनी जमींदार होते थे, जमींदार होते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, नाडु के कामकाज पर नियंत्रण रखते थे। नाडु पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त था, रखने का अधिकार प्राप्त था इनको। और फिर नीचे धनी राजाओं के द्वारा धनी किसानों को चोल राजाओं द्वारा सम्मान के रूप में मूवेंद बेलन की उपाधि दी जाती थी। तो नोट्स आप बनाएं तो ऐसे ही बनाएं, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। इस लाइन को और छोटा हम कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी जिनका पहली बार है, जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो इसी तरीके से पढ़ें, धीरे धीरे चीज़ों को समझें, बाद में वो खुद ही अपना नोट्स बनाते जाएंगे, तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर शब्दों को कैसे छोटा करना है। अब यहाँ पर कोष्ठक में लिख देते हैं, मूवेंद बेलन का मतलब क्या होता था। मूवेंद बेलन का मतलब होता था तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले किसान होते थे। किसान या बेलन होते थे। चकला बेलन वाला बेलन मत समझिएगा आप लोग। यहाँ पर एक छूट गया उपाधि, यहाँ पर एक और था ना, मूवेंद बेलन और अरैयार जैसी उपाधि दी जाती थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इतने में आपका सारा आ गया इस पैराग्राफ का। यहाँ पर फिर भी मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ। बेल्लाल जाति क्या होते थे, धनी किसान होते थे, नाडु के ऊपर ये नियंत्रण रखते थे। ये धनी भूस्वामी, ये चोल राजा इनको सम्मान के रूप में मूवेंद बेलन और अरैयार की उपाधि देते थे, ठीक है। और मूवेंद बेलन का अर्थ है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान या बेलन, और अरैयार मतलब होता था प्रधान। फिर आगे देखते हैं, भूमि के प्रकार में देख लेते हैं एक बार। ये सारे चोलकालीन भूमि के प्रकार हैं, इसमें से डाल देगा 2-3 और एक आध बीच में कहीं और से डाल देगा और बोल देगा कि चोलकालीन भूमि के प्रकार में से निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेखों में बताया गया है बिल्लन वगाई, ये क्या होता था, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि होता था। क्या, बिल्लन वगाई। ब्रह्मदे, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये तो खैर इजी है, इसको तो आप नाम से पढ़ के ही अंदाजा लगा लेंगे। दूसरा साला भोग, ये किसी विद्यालय के रख रखाव, तो ये भी आप लगा लेंगे पाठशाला से साला भोग, ठीक है। फिर देवदान, तिरुन
मट्टकन्नी, सॉरी मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी ये देवदान। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, देवदान। तो देव कहाँ वास करते हैं? मंदिरों में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी याद हो जाएगा आपका। फिर पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। देखिए ये पता नहीं था, अब ये चीज़ दे देता इसमें तो चलो थोड़ा बहुत आइडिया लग भी जाता, लेकिन अगर पल्ली चंदम दे देता तो दूर दूर तक आइडिया नहीं लग पाता कि जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि होती थी। और इसको तो पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रशासकीय पद है। तो ध्यान दें आप लोग, इसको 2-4 बार इसको अच्छे से रट लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपी पेज उठाई, कॉपी और वो उठाइए पेन, और इसको 2-4 बार लिख 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 के याद कीजिए। और ऐसा नहीं कि आज याद कर लिया तो फिर रख दें इसको साइड में। इसको 2-3 बार अगर देखेंगे हफ्ते में, फिर 15 दिन में, फिर महीने में, तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा, तो ध्यान रहे एक सभा के द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कई बार हम लोग को पढ़ चुके हैं, 6th क्लास की NCERT में भी यह है नगरम। तो नगरम क्या होता था? तो ये व्यापारियों का एक संघ होता था। अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो बस इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि नगरम क्या होता था, तो वो व्यापारियों का संघ होता था। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं, नगरम, ये क्या था? तो ये था व्यापारियों का संघ था। आगे है तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, एक तो पहले ये ध्यान देंगे कि चिंगलपूट कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। और उत्तर मेरूर जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश से संबंधित है। और इसमें ब्राह्मणों की सभा के संगठन कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सिंचाई की कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। जैसे कि आज के डेट में नहीं होता है कि वोट डालने का मतलब जैसे ही हमारी उम्र हो जाती है तो हमारा नाम लिस्ट में आ जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये उत्तर मेरूर है, इसमें ब्राह्मणों की सभा संगठन कैसा था इसके बारे में बताई गई है। और ये जो तमिलनाडु है ये चिंगलपूट में है, चिंगलपूट जिले, ये चिंगलपूट जिला कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और एक छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रख लेगा कि जो ये उत्तर मेरूर है ना, उत्तर मेरूर शिलालेख अभिलेख इसमें चोलों के स्थानीय शासन के बारे में जानकारी मिलती है पूरी। चोलों के स्थानीय शासन के बारे में जानकारी मिलती है। बस फिर आगे आते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। तो यहाँ पर दिया है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, यानी सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में दिया गया है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 30 से 70 के बीच होनी चाहिए। ध्यान रहे, ये यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट को चेंज करता है UPSC। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्यों में कैसा था। तो इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती इस अभिलेख से, तो ये ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर डाल देगा कि उस काल के साधारण लोगों के जीवन के बारे में भी हमें इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो ध्यान रहे नहीं मिलती। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूरणम से एक उद्धरण यहाँ पर जो दिया है, तो ध्यान रहे, बस इतना ध्यान है यहाँ पर कि एक तमिल कृति है क्या, तो पेरियार पूर्णम एक तमिल कृति है, यहाँ पर दिया है जो उद्धरण दिया है उसमें। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप, बस इतना ध्यान रहे कि सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी ज़रूरी थी, और यहाँ पर एक फैक्ट ये है, बस इसको याद रख लेंगे। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तागवंश के युग का चिन्ह, ये इन सब से हमें क्या मतलब है। फिर हम आते हैं इस पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी थिंकिंग बढ़ती है। यहाँ पर दिया सुमेलित करने के लिए जोड़ा बनाओ। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है ना कि यूपीएससी क्या करता है, यहीं से उठा के डायरेक्ट डाल देगा आपको, कट पेस्ट करके जो भी हो, तुरंत यहाँ से उठा करके क्वेश्चन ऐसे डालता है सीधा सीधा। और आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते होंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा है यूपीएससी, और साथ में बीपीएससी तो खैर पूछता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और यूपीएससी का भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है इस तरीके का मिलान वाला। आप देख सकते हैं, अभी उठा करके देखिए तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तो मिलान वाले ही आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री से, हर पार्ट से आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, यहाँ पर है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल। तो ये कहाँ शासन किए, कहाँ के शासक थे, इसको देखते हैं, मिलाते हैं इसको। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे ये गुजरात और राजस्थान से थे, ठीक है। और राष्ट्रकूट अभी हमने देखा, ये पश्चिमी दक्कन राष्ट्रकूट। और पाल ये पाल बंगाल से थे। और बचा लास्ट में चोल, तो चोल तमिलनाडु। अब ये ध्यान कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन थे, तो अभी हमने देखा, एक तो था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा था पाल, और तीसरा था राष्ट्रकूट। ये तीनों ही थे, इन्हीं को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते थे। फिर है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या थी, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एक तो यहाँ पर उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उनके भूमि से कर जाना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे एक बार। फिर है चामानो यानी चौहानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो अभी हमने देखा, एक तो वे दिल्ली और अजमेर यही थे। दिल्ली यानी उस टाइम का इंद्रप्रस्थ। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, तो सारी प्रक्रिया हमने ऊपर देख ली कि कैसे शक्तिशाली बने थे। फिर भी एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सबसे पहले ये चालुक्यों के सामंत थे। फिर क्या क्या इन्होंने अधीनता अस्वीकार कर दी, और फिर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद से ये लोग जीत गए। जीतने के बाद से राष्ट्रकूट शासन की नींव रखी। और फिर क्या किया, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाकर अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया। यहाँ पर ये शब्द दिया है, इसका मतलब समझ लेंगे, सामंत, मंदिर, नाडु, सभा,
हालांकि इसको अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार आप जा कर के देख लेंगे, देखने में क्या जाता है। फिर है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो अभी हमने देखा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया, अनुष्ठान करवा करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया, तो यही तो किया। फिर है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो अभी हमने ऊपर देखा बाढ़ रोकने के लिए, बाढ़ रोकने हेतु तटबंध बनाए गए, तटबंध बनाया गया। फिर नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण। फिर बारिश का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा किया गया, नहर बनवाया गया। तो ये सारी चीज़ें की गई थी। बाकी और भी चीज़ें आप लोग देख लेंगे एक बार अच्छे से। और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने की कला सीखिए आप लोग कि कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं, कैसे इसको, जैसे 2-4 लाइन है तो कैसे इसको आप 3-4 पैराग्राफ में बना सकते हैं। फिर चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी, इसको देख लेते हैं। मंदिर में पूजा पाठ, पूजा पाठ होने के साथ साथ वहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र भी, शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हो गया, केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। फिर बस्तियां भी थी, बस्तियां भी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। ये है मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें कोई पुराने, ये आप खुद करिएगा, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरुड़ के चुनाव किस तरह अलग हैं? उत्तर मेरुड़ के चुनाव पूछ रहा है वर्तमान से तुलना करके। तो जब आप कोई चीज़ तुलना करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया लगेगा आपको, और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो अभी देखिए इसको तुलना करते हैं हम लोग कि कैसे अलग था। एक तरफ तो कर लीजिए आप वर्तमान, वर्तमान, और एक तरफ कर लीजिए आप उत्तर मेरुड़, उत्तर मेरुड़, वर्तमान चुनाव और उत्तर मेरुड़ चुनाव प्रणाली। देखते हैं वर्तमान में क्या होता है। वर्तमान में चुनाव सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के घड़े में, घड़े में पर्ची डाली जाती थी। यहाँ चुनाव ऐसे होता था। यहाँ पर क्या है वर्तमान में कि नागरिक क्या करते हैं, नागरिक, नागरिक अपने प्रतियोगियों को, प्रतियोगियों को उनके गुणों, रहन सहन, रहन सहन नहीं आएगा, गुणों और अवगुणों, अवगुणों के आधार पर, आधार पर, आधार पर चुनते हैं। जबकि यहाँ भाग्य पर था, भाग्य आधारित, कि मटकी मुझे पता नहीं किसका नाम निकलेगा, तो यहाँ पर भाग्य आधारित था। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ वर्तमान में, वर्तमान में मताधिकार में क्या कहते हैं, चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं
मतदान करती हैं, जबकि उत्तर मेरुन में ऐसा नहीं था। महिलाएं मतदान नहीं करती थीं। तो इस तरीके से हमारा अध्याय 2 भी आज कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। एक बार आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो फिर आपको बार बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना नोट्स उठाइए और रिवीजन कीजिए और साइड में रख दीजिए। ठीक है, बाकी हम देखेंगे अध्याय 3 को, दिल्ली के सुल्तान के बारे में, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।